हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की स्टार्टिंग, जो है आपका इकोनॉमिक्स। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इकोनॉमिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग के साथ। ये मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से बहुत अच्छे खासे मार्क्स का आता है। मनी एंड बैंकिंग में हम सबसे पहले आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनी। हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मनी। इसमें हम मनी से रिलेटेड सब पढ़ेंगे। मनी क्या है, मनी से सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जब मनी नहीं था तो क्या था। जब मनी नहीं था तो लोग अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते थे, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा। तो जब मनी नहीं था तब चलता था बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं था तब क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। तब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। लोग गुड्स एक्सचेंज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते थे। गुड्स एक्सचेंज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते थे। समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पास व्हीट है और दूसरे के पास राइस है और मुझे राइस चाहिए और उसको व्हीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मैं उसको व्हीट दे दूंगा, वो मुझे राइस दे देगा और दोनों की वांट्स सेटिस्फाई हो जाती थी। जिसमें हम गुड्स को एक्सचेंज करके वांट सेटिस्फाई करते हैं उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। देखिए बार्टर सिस्टम है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये एक तरह की इकोनॉमी है इन विच देयर इज एक्सिस्ट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिसमें किसका है? डायरेक्ट एक्सचेंज है। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। और इसमें देखो मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मैंने उससे राइस लिए, उसने मुझसे व्हीट लिए, क्या मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं। इसको हम C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C2C इकोनॉमी। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, मतलब सामान के बदले में सामान मिलता है। दैट्स व्हाई इसको कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम सिंपल है। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये सिस्टम चल रहा था। अब इस सिस्टम में ऐसी क्या कमियां थी कि जो हमें मनी को लाना पड़ा? कुछ तो इसमें कमी होगी जो हम मनी को लेके आए, वरना क्या जरूरत है? कोई सिस्टम चेंज करने की हमें कब जरूरत होती है? जब उसमें कमियां होती है। ठीक है, तो हमने बार्टर सिस्टम को क्यों रिजेक्ट किया और मनी को क्यों एक्सेप्ट किया, वो पहला रीजन। देखिए इसकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के। तो देखिए पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, हाँ, मेरे पास व्हीट है, ठीक है, दूसरे के पास राइस है। मेरे पास क्या है? व्हीट, दूसरे के पास राइस। मुझे राइस चाहिए, ठीक है, तो मैं उसका भागता हो गया कि भैया मुझे राइस दे दो। उसने कहा और मेरे से बदले में व्हीट ले लो, और उसने कहा मुझे व्हीट नहीं चाहिए, मुझे तो एप्पल चाहिए। तो बताओ क्या हमारी वांट सेटिस्फाई हो पाएगी? बताओ, नहीं हो पाएगी। तो पहला यही है पॉइंट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वांट अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं व्हीट देने जाऊं और उसको शूज चाहिए हो, शर्ट चाहिए हो, या एप्पल चाहिए हो, ऑरेंज चाहिए, उसको व्हीट नहीं चाहिए, तो क्या मुझे अपने राइस देगा? नहीं देगा। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये है। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू का सिंपल सा मतलब है नो प्राइस। हम किसी भी चीज का एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकते। आज के टाइम में तो हम हर चीज का एकदम प्राइस बता देते हैं। ये 30 रुपीज का है, ये बॉटल 10 रुपए की है, ये बुक 200 रुपए की है, अमेजोन पे मिलती है। हर चीज का एकदम प्राइस बता देते हैं, ठीक है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था हम किसी भी चीज का एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाते थे। अब मैं तुम्हें कहूं कि बिना मनी को यूज करे इसका प्राइस बताओ, बताओ क्या बोलोगे? आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी, क्या बता ही नहीं सकते। तो बिना मनी को यूज करे हम किसी चीज का प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या था, क्या कमी थी? लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। आज के टाइम में तो हम हर चीज का प्राइस बता देते हैं, लेकिन उस टाइम हर चीज का हम प्राइस को एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाते थे बार्टर सिस्टम में। तो एक ये कमी थी। थर्ड, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी।
देखिए बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते। बार्टर सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम थी। समझो, एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरबी ऊंट है, ऊंट होते हैं ना, ऊंट लाखों के आते हैं, करोड़ों तक के आते हैं अरबी ऊंट, ठीक है। और मुझे एक मार्कर चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मार्कर। मैं शॉपकीपर के पास गया, भैया मुझे एक मार्कर दे दो। उसने कहा हाँ हाँ भैया लो लो, और अपना ऊंट मुझे दे दो। मैंने अपने ऊंट को पीछे किया, अरे भैया ऊंट तो बहुत महंगा है, तुम्हारा मार्कर तो बहुत सस्ता है। तो उसने थोड़ा सोचा और कहा तो एक काम करो भैया, इसकी एक टांग काट के दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो मैंने भी कहा उससे, पागल हो गए हो क्या भैया? तो उसने कहा अरे सॉरी सॉरी भैया। फिर सोचा, कहा अरे चलो इसकी एक गर्दन काट के दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, बहुत सारे गुड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करके नहीं दे सकते, तो ये भी बार्टर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम आती थी। फोर्थ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, बहुत सारे हमारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। आज के टाइम में हर कोई अपनी वेल्थ स्टोर कर रहा है, सबके बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई पैसा बैंक में डालता है और अपनी वेल्थ को बढ़ाता रहता है, ठीक है। बट उस टाइम जब मनी नहीं था तो अपनी लोग वेल्थ को स्टोर कैसे करते होंगे, सोचो। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 किलो सेब लेके आया, ठीक है, 1 किलो एप्पल लेके आया, 1 केजी एप्पल, और मैंने अपने घर के लॉकर में डाल दिए। अब सोचा 1 साल बाद खाऊंगा, तो बताओ अगर 1 साल बाद खोलूंगा जो लॉकर तो क्या निकलेगा? एप्पल तो नहीं निकलेंगे। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आज के टाइम पे हम अपनी वेल्थ इजीली स्टोर कर सकते हैं, बहुत आराम से इजीली स्टोर कर सकते हैं, बट बार्टर सिस्टम के टाइम में हम अपनी वेल्थ को इजीली स्टोर नहीं कर पाते थे। फिफ्थ, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट बोलो या क्रेडिट पेमेंट्स बोलो, वो आते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स में, ठीक है। समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे 1 किलो 1 केजी एप्पल ले लिए, ठीक है, और मैंने कहा 4-5 दिन बाद मेरे घर आना और मेरे से 1 केजी ऑरेंज ले जाना, ठीक है। अब 4-5 दिन बाद तुम मेरे घर नाचते हुए आए, बड़े ऐसे, भैया लाओ एप्पल। मैंने कहा देख भाई, मैं तो कहीं घूमने चला गया था, तो ये एप्पल को तो मैंने यूज करा ही नहीं, तू अपने एप्पल वापस ले जा। बताओ लेके जाओगे? तुम कहोगे कैसी बात कर रहे हो भैया, जब आपने मुझे एप्पल दिए थे तो वो एप्पल कैसे थे? फ्रेश थे, उनकी वैल्यू थी। 5 दिन में उन एप्पल की क्या हो गई? वैल्यू कम हो गई। अब यही सोचो, अगर आपने मुझे 500 का नोट दिया होता और मैं कहता कि अपना 500 का नोट वापस ले जा, तो आप एकदम ले जाते, क्योंकि 500 के नोट की वैल्यू कम नहीं होती, बट चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। दैट्स व्हाई लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट्स करने में दिक्कत आती थी, क्रेडिट पेमेंट्स करने में दिक्कत आती थी, और आज के टाइम में तो हमारी इकोनॉमी ही क्रेडिट के बेसिस से चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम जो क्रेडिट पेमेंट्स थे उनको करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये था आपका बार्टर सिस्टम, बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, दैट इज बार्टर सिस्टम। इसकी लिमिटेशन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सिंपल, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू ऑफ लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, इसमें हम किसी भी चीज का प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाते। थर्ड, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, हर गुड्स डिवाइड नहीं हो सकता। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर पाते थे। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, हम फ्यूचर और क्रेडिट पेमेंट्स को इजीली हैंडल नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। तो ये थे बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस। अब हम देखेंगे कि अब होगी हमारे हीरो की एंट्री। वो हीरो कौन है हमारा? मनी। कि मनी आया और इसने कैसे इन ड्रॉबैक्स को हटा दिया। तो चलिए समझते हैं मनी को। अब हम देखेंगे मनी की डेफिनेशन कि मनी है क्या और मनी के फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी की डेफिनेशन। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज a medium of exchange, a medium of exchange, measure of value, store of value and measure for deferred payment। समझिएगा, money is anything, money is anything which is generally accepted as, मनी एक ऐसी चीज है जिसको जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं।
मनी एक ऐसी चीज है जिसको जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुम पैसों को मना करते हो क्या कभी? नहीं करते ना। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज, कैसे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इससे आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। जाके मार्केट से क्लोथ लेके आ सकते हो, राशन लेके आ सकते हो, चिप्स लेके आ सकते हो, चॉकलेट्स लेके आ सकते हो, मार्कर लेके आ सकते हो, और किसी की भी सर्विस ले सकते हो। जैसे अगर आपको स्कूल में पढ़ना है तो आप फी पे करते हो, तो वहां से क्या मिलती है? सर्विस मिलती है। तो मनी एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। इससे आप कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस का पेमेंट कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी से हम हर चीज का प्राइस बता सकते हैं। देखो ये मार्कर कितने का है? 30 का है। ये बॉटल कितने की है? 10 की है। ये किससे बता पा रहे हो? मनी से। किससे बता पा रहे हो? मनी से। तो मनी हेल्प करता है मेजर ऑफ वैल्यू, चीज की वैल्यू मेजर करने में। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को इजीली स्टोर भी कर सकते हैं हम। एंड मीन्स फॉर डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स या क्रेडिट पेमेंट्स करने में भी मनी हेल्प करता है। ये थी मनी की डेफिनेशन। ये मनी की डेफिनेशन ऐसी है, इसको याद कर लो, ऑटोमेटिकली मनी के फंक्शंस आपको याद हो जाएंगे। अगर आप ये वाली मनी की डेफिनेशन याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मनी के फंक्शंस याद हो जाएंगे। और देखते हैं लीगल डेफिनेशन। मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। मनी वो है जिसको हमारा लॉ कहते हैं कि ये मनी है। मोदी जी ने कहा कि ये मनी नहीं है, वो मनी है, तो क्या हुआ? वो मनी बन गया। ठीक है। लीगल डेफिनेशन, मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी, जिसको हमारा कानून कहेगा कि ये मनी है तो हम उसको मनी मान लेंगे। कल की तारीख में कानून कहेगा कि ये मनी है तो हम इसको मनी मान लेंगे। सिंपल सी बात है। जिसको हमारा लॉ कहता है कि ये मनी है, हम उसको मनी मान लेते हैं। मनी में क्या क्या आते हैं? मनी कवर ऑल सच थिंग लाइक कॉइन्स, सिक्के, नोट्स, चेक्स। काटते हैं चेक, सब मनी में ही आता है। क्लियर? अब हम मनी के फंक्शंस देखेंगे, या बोले कि बार्टर सिस्टम को मनी ने ओवरकम कैसे किया। कभी भी क्वेश्चन आ जाए बार्टर सिस्टम को मनी ने ओवरकम कैसे किया, अपने फंक्शंस के थ्रू। तो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी से हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी सर्विस एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो मनी से हम कोई भी ट्रांजैक्शन का पेमेंट कर सकते हैं और कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी लेके उसको मनी पे कर सकते हैं। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी से हम प्राइस का इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे ये मार्कर 30 का, वो बॉटल 10 की। तो मनी की हेल्प से हम हर चीज का प्राइस का पता लगा सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी से हम अपनी वेल्थ को इजीली स्टोर कर सकते हैं। मनी सबसे इकोनॉमिकल वे है या इजी वे है अपनी वेल्थ को स्टोर करने का। जैसे मैंने बार्टर सिस्टम में एप्पल लेके आया था, ठीक है, 1 kg एप्पल लेके आया था और लॉकर में डाल दिए थे। क्या 1 साल बाद में एप्पल खा पाया था? नहीं खा पाया था। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई थी। बट मनी के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं 500 का नोट लॉकर में डाल दूं, ठीक है, और सोचूं 1 साल बाद यूज करूंगा और 1 साल बाद खोलूं, तो क्या उस 500 के नोट की वैल्यू कम हो जाएगी? बताओ, नहीं ना। हो जाएगी अगर मोदी जी बीच में आ गए तो। अगर मोदी जी बीच में आ गए तो डेफिनेटली हो जाएगी। मोदी जी अगर बीच में ना आए तो उस 500 रुपए की वैल्यू कम नहीं होगी। आप मनी को इजीली स्टोर कर सकते हो। जनरली सबके बैंक अकाउंट है, सब उसमें ही आजकल मनी को स्टोर करते हैं और अपनी वेल्थ को स्टोर करते हैं। कहते नहीं मेरा बैंक बैलेंस कैसा होना चाहिए? फोन नंबर जैसा होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी से आप फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हो, क्रेडिट पेमेंट कर सकते हो। आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमी तो चली उधार पे रही है। कोई भी आजकल ट्रांजैक्शन होते हैं, ज्यादातर ट्रांजैक्शन क्रेडिट के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसमें मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आज के टाइम में जितने वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शन होते हैं वो मोस्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। अभी आप फॉर एग्जांपल कार्ड ले लो, कार्ड लोन पे ले लो, ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं, तो उसको कौन कवर करता है? मनी। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये थी मनी की डेफिनेशन और ये थे मनी के फंक्शन। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना क्योंकि आएगी जरूर, और फंक्शन में से भी कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मनी या क्लासिफिकेशन ऑफ मनी।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बोलो या टाइप्स ऑफ मनी बोलो, बात एक है। तो फर्स्ट है हमारा उसमें फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी कौन सा मनी होता है? जिसमें वैल्यू ऑफ कम्युनिटी इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ मनी। ऐसा मनी जिसमें जिस कम्युनिटी से वो मनी बना है, जितनी वैल्यू उसकी होगी उतनी ही मनी की फेस वैल्यू होगी। समझिए, जैसे गोल्ड कॉइन, जितना गोल्ड की वैल्यू होगी उतनी ही मनी की फेस वैल्यू होगी। समझ आई बात? फुल बॉडीड मनी, वैल्यू ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी की वैल्यू होगी, मतलब जिस मटेरियल से वो बना है मनी, जितनी उसकी वैल्यू होगी उतनी ही मनी की वैल्यू होगी, फेस वैल्यू उतनी ही मनी की फेस वैल्यू होगी। एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। सेकेंड, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होता है? वैल्यू ऑफ कम्युनिटी इज लेस देन फेस वैल्यू ऑफ मनी। समझिए, जिस मटेरियल से वो मनी बना है उसकी तो वैल्यू ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मनी की वैल्यू बहुत है। वैल्यू ऑफ कम्युनिटी, जिस मटेरियल से वो बना है उसकी वैल्यू तो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फेस वैल्यू ऑफ मनी तो बहुत है। जैसे एग्जांपल, ये 20 रुपीज का नोट, ये जो 20 रुपीज का नोट है, ये जिस पेपर से बना है, इस पेपर की वैल्यू क्या है? इस पेपर की वैल्यू कुछ भी नहीं है अपने आप में, बट मनी की वजह से उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। ये पेपर कितने रुपए बना होगा? इस पेपर की कितने का? 0.75 पैसे, ज्यादा से ज्यादा। इस पेपर, जिस पेपर पे ये मनी बना हुआ है, मनी जिस पेपर से बना है, उस पेपर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 0.75, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बट मनी की फेस वैल्यू क्या है? 20 रुपीज। तो क्रेडिट मनी जिसमें वैल्यू ऑफ कम्युनिटी लेस होती है और फेस वैल्यू मनी की ज्यादा होती है। एग्जाम्पल 10 रुपीज, 20 रुपीज, 500 रुपीज, ये आते हैं आपके क्रेडिट मनी में। फुल बॉडीड मनी में वैल्यू ऑफ कम्युनिटी इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ मनी। हमारी कम्युनिटी की वैल्यू फेस वैल्यू से मैच करती है। जैसे एग्जांपल गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। क्रेडिट मनी में कम्युनिटी की वैल्यू लेस होती है बट मनी की फेस वैल्यू बहुत होती है। 2000 का नोट भी आता है, जिस पेपर से बनता है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, पर उसमें 2000 लिखा होता है, तो फेस वैल्यू ज्यादा होती है। थर्ड, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी बोलो या फेट मनी बोलो, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। लीगल टेंडर मनी बोलो या फेट मनी बोलो। फेट मनी, देखिए, ऐसा मनी जिसको हमारी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये मनी है, ऐसा मनी जिसको हमारी गवर्नमेंट बैक करती है कि ये मनी है, और उस कंट्री में आप अगर जिस कंट्री की वो मनी है, आप वहां पे उससे कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और कोई अगर कोई लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है फेट मनी। लीगल टेंडर मनी को फेट मनी भी कहते हैं। फेट, लीगल टेंडर मनी, वो मनी जिसको हमारी गवर्नमेंट लीगली डिक्लेयर कर दे कि ये मनी है, उसको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। जिसको हमारी गवर्नमेंट बैक करती है वो हमारा लीगल टेंडर मनी होता है। और अगर इसको कोई लेने से मना करता है, पेमेंट इसमें लेने से मना करता है उस कंट्री में रह के, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम बिस्किट का पैकेट लेने गए, 10 का बिस्किट का पैकेट लिया और तुम 10 रुपए देने लगे, और दुकानदार बोले मैं तो 10 रुपए नहीं, मैं तो कुछ और लूंगा, मैं तो तुम्हारे घर का फर्नीचर लूंगा या गोल्ड कॉइन लूंगा, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में रह के आप उस मनी को डिनाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। लीगल टेंडर मनी क्या है? वो मनी जिसको हमारी गवर्नमेंट लीगली डिक्लेयर कर दे कि ये मनी है, उसको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं, और इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। लीगल टेंडर मनी दो तरह का होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एक ऐसा मनी जिसको हम लिमिट में दे सकते हैं, एक लिमिट तक ही दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि भैया जिसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो, बट फिर आप कह रहे हो एक लिमिट तक ही दे सकते हैं। तो कुछ मनी ऐसे है जैसे आपके कॉइन्स, जिसको आप एक लिमिट में ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फेवरेट कार है WRV। मैं WRV के होंडा के शोरूम पे गया और मैंने कहा एक WRV निकाल दो मेरे लिए, और 12 लाख के कॉइन्स उनके सामने रख दिए। कितने? 12 लाख के कॉइन्स। तो अगर वो मुझे मना कर देते हैं तो मैं उनके खिलाफ केस नहीं कर सकता कि यार देखो मुझे इस मनी से पैसे वो नहीं दे रहे, कार्ड नहीं दे रहे, इस मनी से कार्ड नहीं दे रहे, क्योंकि वो कैसा मनी है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जैसे कॉइन्स, कॉइन्स कैसे है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इसको आप एक लिमिट में दे सकते हैं। इंडिया में इसकी लिमिट है मैक्सिमम 1000।
आप 1000 रुपीज तक की चीज 1000 तक का पेमेंट कॉइन से कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। वो अलग बात है, अगर वो एग्री है लेने को तो दे दो, बट अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं आपके कॉइन्स, और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1000। इसमें से क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है कॉइन्स की 1000। आप 1000 का पेमेंट कर सकते हो। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जैसे आपके नोट 500 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का, जिसको आप अनलिमिटेड पे कर सकते हो, जिससे आप कितना भी पेमेंट कर सकते हो, वो आता है आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है। फिर आता है फोर्थ, फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी में आते हैं आपके चेक्स। कौन से आते हैं फिड्यूशरी मनी में? चेक। ऐसा मनी जो ट्रस्ट पे बेस हो। किस पे बेस हो? ट्रस्ट पे। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता है और मुझे फीस पे करता है, लीजिए सर 2000 का चेक, 2000 का चेक, और मैं अगर मुझे वो उस पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं उसको डिनाई भी कर सकता हूं, मना भी कर सकता हूं। तो इसको ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। फिड्यूशरी मनी को ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। इसमें आते हैं आपके चेक, और ये मनी किस पे बेस होता है? आपका ट्रस्ट पे बेस होता है, कि अगर आपको सामने वाले पे ट्रस्ट है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। फुल बॉडीड मनी, जहां पे कॉमोडिटी और फेस वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है। फिर कॉमोडिटी की वैल्यू लेस होती है, फेस वैल्यू ज्यादा होती है, तो वो होती है आपकी क्रेडिट मनी। फिर आता है लीगल टेंडर मनी, जिसको हमारी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये मनी है, वो क्या है? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी दो तरह के होते हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है। लिमिटेड में आते हैं आपके कॉइन्स, अनलिमिटेड में आते हैं आपके नोट्स। लिमिटेड में भी आप कितना पे कर सकते हो? मैक्सिमम 1000। इंडिया में कितना पे कर सकते हो? 1000। फिर आता है फिड्यूशरी मनी, वो मनी जो ट्रस्ट पे बेस होती है, जैसे आपके चेक। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। होप सो आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है आपका मनी सप्लाई। हमारे आज के लास्ट टॉपिक है मनी सप्लाई एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। तो मनी सप्लाई, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी इकोनॉमी में जनता के पास, जनता की जेब में या उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। सिंपल सा है। इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, सारा मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों की जेब में या उनके बैंक अकाउंट में, एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। सिंपल सा है। सेकेंड, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है? करेंसी ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की करेंसी हमारे लिए क्या होती है? यूनिट ऑफ अकाउंट। समझिए, जैसे इंडिया की करेंसी है रुपी, तो वो क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट। अमेरिका की है डॉलर, वो क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट। और जापान की है येन, वो क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट। करेंसी ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, रुपी हो, पाउंड हो, रियाल हो, वो सब क्या होती है? यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये था हमारा मनी सप्लाई और ये था हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट। होप सो आपको समझ आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम करो। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं।